देखो, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है गुडविल। मेरे हिसाब से आप लोगों ने गुडविल के बारे में पहले कुछ ना कुछ 11th क्लास में सुना जरूर होगा। देखो बेटा, गुडविल कहते हैं बिजनेस की रेपुटेशन को। गुडविल किसे कहा जाता है? बिजनेस की रेपुटेशन को कहा जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए बच्चे, मान लीजिए एक शॉप नंबर 1 है और एक शॉप नंबर 2 है, और जो दोनों, ये शॉप नंबर 1 जो प्रोडक्ट बेचती है और ये जो शॉप नंबर 2 जो प्रोडक्ट बेचती है, दोनों आपस में बहुत सिमिलर है, यानी ऑलमोस्ट एक जैसा प्रोडक्ट ये लोग बेचते हैं। लेकिन आप अक्सर देखेंगे कि शॉप नंबर 1 पे बहुत ज्यादा कस्टमर विजिट करते हैं, बहुत भीड़ लगी रहती है शॉप नंबर 1 के आगे। लेकिन ये जो शॉप नंबर 2 है, प्रोडक्ट वही बेचते हैं जो शॉप नंबर 1 बेच रही है, लेकिन इसके आगे ज्यादा भीड़ नहीं लगी रहती। आपने अक्सर देखा होगा अपने घर के आसपास कि आप दो अलग अलग शॉप हैं, ज्यादा दूरी पर भी नहीं है, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मतलब एक जैसा ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन एक शॉप के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगती है, बहुत ज्यादा कस्टमर जाते हैं उसके पास, और दूसरी शॉप पर ज्यादा कस्टमर विजिट नहीं करते। इसका रीजन क्या है? लोग क्यों इसका प्रोडक्ट ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं? क्योंकि लोगों की नजर में इस शॉप की इमेज, इस शॉप की रेपुटेशन थोड़ी ज्यादा बेहतर है। बताइए, ऐसा होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है ऐसा। और इसी अच्छा। रेपुटेशन को कहा जाता है गुडविल। इसी रेपुटेशन को क्या कहा जाता है? गुडविल। बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ, गुडविल। आप देख लीजिए, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट बेचती हैं, लेकिन आप किसी एक कंपनी का वो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? उस कंपनी की अपनी एक इमेज है, अपनी एक रेपुटेशन है, और वो उसी रेपुटेशन और इमेज के बेस पर ज्यादा कस्टमर ग्रैब कर पाती है। तो वो उसकी रेपुटेशन, उसकी इमेज उसको बेनिफिट प्रोवाइड करती है, और उसी रेपुटेशन को अकाउंटिंग टर्म्स में कहा जाता है गुडविल। आप मुझे बताइए, आपको बात क्लियर होती है या नहीं होती बच्चे? देखिए, गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म। गुडविल क्या है भाई? एक तरह की intangible asset of the firm, which helps the enterprise to earn higher profits without putting extra efforts. अब इस लाइन को समझाने के लिए अभी तक मैंने आपको जस्ट गुडविल के बारे में थोड़ी सी बात समझाई कि गुडविल एक बिजनेस की रेपुटेशन को कहा जाता है, बिजनेस की इमेज को कहा जाता है, जिसकी वजह से उसको ज्यादा कमाने में, ज्यादा प्रोडक्ट बेचने में आसानी होती है। अब इस डेफिनेशन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बातें वही हैं जो मैंने अभी आपको बताई, लेकिन कुछ ऐसी बातें इस डेफिनेशन में है जो मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाना चाहता हूं। सबसे पहली चीज जो लिखी हुई है वो ये लिखा हुआ है कि गुडविल एक तरह का इनटेंजिबल एसेट है। गुडविल क्या है? एक तरह का इनटेंजिबल एसेट। अब मुझे एक बात बताइए, इनटेंजिबल एसेट किसे कहते हैं? इनटेंजिबल एसेट ऐसे एसेट को कहते हैं जो फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो एसेट आपको फायदा पहुंचाता है। हमने अक्सर सीखा है ना, जो दिखाई नहीं देता, जिसको छू नहीं सकते, वो इनटेंजिबल होता है। असल में उसके लिए सही वर्ड है कि उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। आप क्या कह सकते हैं? उसकी फिजिकल एग्जिस्ट नहीं होता, फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं करता। जो एसेट फिजिकली एग्जिस्ट ना करे, यानी इन शॉर्ट जिसको हम देख ना सकें, जिसको हम छू ना सकें, बट हम उसे महसूस कर सकते हैं, तो ऐसे एसेट को क्या कहते हैं? इनटेंजिबल एसेट कहते हैं। तो गुडविल भी इसी तरह का एसेट है, एक इनटेंजिबल एसेट। आप गुडविल को देख नहीं सकते, आप गुडविल को छू नहीं सकते, लेकिन आप गुडविल को महसूस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दो शॉप अलग अलग हैं, लेकिन बेच सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट रही हैं, लेकिन एक शॉप पर ज्यादा भीड़ लगी हुई है, दूसरी शॉप पर भीड़ नहीं लगी हुई ज्यादा। तो इसका मतलब उस फर्म के पास, उस शॉप के पास एक ऐसा एसेट है जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हैं कि वो दूसरे से बेहतर कमा रहा है। समझ आई बात? ये नहीं,
क्योंकि बेटा एसेट वही होते हैं जो आपको फायदा पहुंचाए, आपको बेनिफिट प्रोवाइड करें। लेकिन एक ऐसा एसेट जो नजर भी नहीं आ रहा, बस महसूस किया जा सकता है, वो आपको फायदा पहुंचा रहा है, और उसी एसेट को हम क्या कह रहे हैं? गुडविल। गुडविल एक तरह का इंटेंजिबल एसेट है। अब ये इंटेंजिबल एसेट क्या कर रहा है? आप लोगों की हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? हेल्प कर रहा है। किस चीज में हेल्प कर रहा है? ऑन हायर प्रॉफिट्स। आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद कर रहा है विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। आपका कॉम्पिटिटर बहुत तगड़ा जोर लगा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से वो चाह रहा है कि कस्टमर उसकी दुकान पर आ जाए, कस्टमर उसका प्रोडक्ट परचेज करने लग जाए। लेकिन आपकी उस रेपुटेशन की वजह से, आपकी उस इमेज की वजह से आपको ज्यादा एफर्ट्स डालने नहीं पड़ रहे, और आप विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट उससे ज्यादा कमा पा रहे हो, जस्ट बिकॉज आपके पास एक इंटेंजिबल एसेट मौजूद है जिसका नाम गुडविल। कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म। ये फर्म का एक इंटेंजिबल एसेट है विच हेल्प्स द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज कहने का मतलब बिजनेस को कहा जाता है। एंटिटी, एंटरप्राइज, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब एक ही तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म विच हेल्प्स द एंटरप्राइज, जो एंटरप्राइज की हेल्प करता है टू अर्न हायर प्रॉफिट्स, ताकि आप प्रॉफिट्स अर्न कर सके ज्यादा से ज्यादा विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। चलिए, ये तो गुडविल का मतलब आपने समझ लिया कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसकी मदद से कोई भी एंटरप्राइज ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। उसकी इमेज, उसकी रेपुटेशन, कस्टमर लॉयलिटी इतनी ज्यादा बेहतर है कि वो अपनी गुडविल की, अपने इमेज की वजह से बहुत अच्छा कमा पाए। अच्छा, मान लीजिए बच्चों, किसी बिजनेस की गुडविल क्रिएट हो जाती है, किसी बिजनेस की रेपुटेशन कस्टमर की नजर में अच्छी हो जाती है, किसी की इमेज बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, कस्टमर लॉयलिटी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? उसकी वजह से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ गुडविल। देखो बेटा, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। गुडविल के फायदे दो तो समझने बहुत ज्यादा आसान है, जैसे कि टू अर्न हायर प्रॉफिट्स, आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, बताइए हाँ या ना। आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं भाई। अगर आपकी इमेज अच्छी है तो आपकी इमेज की वजह से आप ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, हल्दीराम है, बताओ, उसकी इमेज अच्छी है ना, तभी तो वो महंगा प्रोडक्ट बेचकर आसानी से बढ़िया ज्यादा कमा पाता है। समझ आई बात या नहीं? जो प्रोडक्ट वो अपनी दुकान पर बेच रहे हैं, अपनी शॉप पर बेच रहे हैं, वही सेम कोई दूसरा हलवाई बेच रहा है सस्ते दामों में, फिर भी उसका ज्यादा नहीं बिक रहा। हल्दीराम महंगा बेच रहा है तो भी उसका ज्यादा बिक रहा है। हाँ, बात यह है कि उनकी क्या नाम है, क्वालिटी भी इंप्रूव्ड है। लेकिन अगर सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट भी वो हलवाई बेचने लग जाए ना, तो हल्दीराम से ज्यादा नहीं कमा सकता। क्यों नहीं कमा सकता? बताओ, गुडविल है ना उसके पास। समझ आती है बात या नहीं आती? तो गुडविल आपको मदद करती है कि आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। समझ आती है बात या नहीं? दूसरी चीज, आप अपने कॉम्पिटिटर से आसानी से compete कर सकते हैं। आपके कॉम्पिटिटर की इमेज इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी इमेज आपकी बहुत अच्छी है मार्केट के अंदर। आपकी रेपुटेशन, आपके टुवर्ड्स, आपकी कस्टमर लॉयल्टी बहुत ज्यादा है। समझ आती है बात या नहीं आती? तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपको हराने में आसानी नहीं होगी, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी। उनको भी वही इमेज बनानी पड़ेगी जो आपकी इमेज मार्केट के अंदर मौजूद है। जो रेपुटेशन आपने बनाई है वही रेपुटेशन उन्हें बनानी पड़ेगी, अदरवाइज वो आपसे कम्पीट नहीं कर सकते। तो सबसे दो फायदे तो बहुत आसान है। सबसे पहला ये कि आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, दूसरा आप अपने कॉम्पिटिटर से कम्पीट कर सकते हैं। ये तीसरा फायदा मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस स्टडी के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे एक बात बताइए, आपने इसका नाम सुना है क्या बेटा कभी? हाँ जी, मैगी का नाम सुना होगा। नेस्ले ये कंपनी है, नेस्ले कंपनी है। नेस्ले कंपनी का एक प्रोडक्ट है मैगी, ठीक है। अब होता क्या है, इंडिया के अंदर जो हमारा फूड क्या नाम है, फूड डिपार्टमेंट है हमारे इंडिया का, वो मैगी के पीछे पड़ गया। वो कहने लगे कि आप अपने जो प्रोडक्ट है उसके अंदर लेड का इस्तेमाल करते हैं। लेड एक कंटेंट है, एक एलिमेंट है। अगर वो किसी प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा होता है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं उसका कंजम्पशन करने वाले को।
स्पेशली मैगी जो है जो कंज्यूम करते हैं वो बच्चे ज्यादा कंज्यूम करते हैं, और लेड का मात्रा अगर उसके अंदर ज्यादा होगी तो उसकी वजह से बच्चों की हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, उसकी कंजम्पशन नुकसान दे सकती है। तो क्या हुआ, पहले जो हमारा फूड कंसर्न फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो मैगी के पीछे पड़ गया कि आप जो है लेड की मात्रा को कम कीजिए, अदरवाइज हम आपके प्रोडक्ट को बैन करा देंगे। अब होता क्या है, मैगी ने बहुत देर तक इनसे केस लड़ा, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ, लेकिन एट दी एंड जाकर क्या हुआ, मैगी को इंडिया में बैन कर दिया। समझ आई बात ये? और मैगी का इतना ज्यादा बुरा वक्त आया उस वक्त, नेस्ले का इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट था मैगी। समझ आती है बात ये नहीं आती? बेटा मैगी के लोग कुछ इस प्रकार से दीवाने हैं कि अगर उनको मैगी बनानी होती है तो डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करते हैं कि जो उसके साथ जो ऑरिगेनो आएगा ना वो मैगी में डाल के खाऊंगा। समझ आई बात ये? 10 रुपए की मैगी के लिए आदमी 200 रुपए का पिज्जा खरीद लेता था, है ना। बहुत से लोग हैं जो भाई इतना ज्यादा कस्टमर लॉयल्टी है मैगी के टूवर्ड्स, इतना ज्यादा पसंद है उनको ये प्रोडक्ट, ठीक है। अब होता ये है कि भाई मैगी को इंडिया में बैन कर दिया, और जैसे ही इंडिया में मैगी को बैन किया तो इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ मैगी के अगेंस्ट कि मैगी के सारे पैकेट्स को बाहर निकाल कर फेंक दिया गया लोगों की तरफ से। समझ में आती है बात या नहीं? जितने भी शॉपकीपर्स वगैरह थे और जितने भी बड़े बड़े मॉल्स वगैरह के अंदर ये दुकानों में लगाई जाती थी, वहां से निकाल के फेंक दिया, इनको जलाया जा रहा है इनके पैकेट्स को। और फिर जो इनके ब्रांड एम्बेसडर्स अमिताभ वगैरह, इनको भी क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया कि आपको नजर नहीं आता कि ये प्रोडक्ट जो है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बेकार है, बच्चे इसे कंज्यूम कर रहे हैं और आप इसको प्रमोट कर रहे हैं, आप इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए। इतना ज्यादा बुरा वक्त मैगी का आया इंडिया के अंदर कि लग रहा था मैगी दोबारा से कभी आ ही नहीं सकता। और फिर भाई मौके का फायदा, मौके को देख के चौका उठा मारना चाहते हैं बहुत से लोग। अब आपने yippee yippee का नाम सुना होगा, yippee नूडल्स का नाम सुना होगा। अब yippee नूडल्स क्या हो गया भाई, मार्केट के अंदर उन्होंने एग्रेसिव एक तरीके से अपना प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट किया, उन्होंने एडवर्टाइज दिखाने स्टार्ट किए, देखिए हम कितनी सेफ्टी के साथ अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बाबा रामदेव जी कैसे पीछा छोड़ सकते थे, उन्होंने कहा चलो जी मैं आज तक शहद बेचता था, योगा सिखाता था लोगों को, अब मैं भी नूडल्स बेचूंगा, ठीक है। वो अपनी पतंजलि की मैगी लेकर और नूडल्स लेकर आ गए। देखो मैगी का मसला ही इतना बुरा है कि हम लोग कहते क्या, yippee वाली मैगी, पतंजलि वाली मैगी इज अ नेम, बट नाम इस तरीके से लोगों के ऊपर जड़ा हुआ है कि वो कोई नूडल्स नहीं कहना चाहता, क्या कहना चाहता है, मैगी ही कहना चाहता है। समझ आई बात या नहीं? तो ऐसी सिचुएशन मैगी के लिए क्रिएट हो गई, ऐसी सिचुएशन मैगी के लिए क्रिएट हो गई कि लग ही ना रहा था कि मैगी कभी दोबारा से मार्केट में आ सकती। लेकिन इन्होंने अपना बहुत एग्रेसिवली केस लड़ा, ये कोर्ट में सक्सेसफुल हुए और दोबारा से मैगी इंडिया के अंदर कदम रखता है, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क था मैगी के लिए कि दोबारा से मार्केट शेयर को कैसे हासिल करें। और मैं आपको एक बात बताऊं ईमानदारी से, जितना मार्केट शेयर मैगी के पास पहले नहीं था, आज उससे ज्यादा मार्केट शेयर मैगी के पास है। और जितने भी नूडल्स मार्केट के अंदर उतरे थे, आज एक भी नूडल्स नजर नहीं आता, एक भी नूडल्स नजर नहीं आता। और मैगी ने दोबारा से मार्केट में ऐसी एंट्री मारी कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अब मुझे आप एक बात बताएं, ये पॉसिबल कैसे हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया कस्टमर लॉयल्टी की वजह से। मैगी के टुवर्ड्स जो लोगों की कस्टमर लॉयल्टी थी उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। और मैगी ने जो अपनी गुडविल इतने सालों तक इस मार्केट में बनाई, उस गुडविल की वजह से मैगी इस सिचुएशन को भी झेल गया, इस सिचुएशन में भी सरवाइव कर गया। और ऐसी सिचुएशन कहलाती है एडवर्स सिचुएशन। क्या कहलाती है? देखो एक होती है फेवरेबल सिचुएशन जो हमारे फेवर में होती है, एक होती है एडवर्स सिचुएशन जो हमारे अगेंस्ट होती है, अनफेवरेबल सिचुएशन भी कह सकते हैं। और अनफेवरेबल सिचुएशन में आपको सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एडवर्स सिचुएशन में सरवाइव कर गए, ये सिर्फ आपकी गुडविल की वजह से। मेरी बात समझे कि नहीं समझे बच्चे आप लोग? यस सर। है ना। तो गुडविल एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जो आपको सिर्फ हायर प्रॉफिट्स कमाने में मदद नहीं करता, वो आपको कॉम्पिटिटर्स से compete करने में मदद करता है, वो आपको एडवर्स सिचुएशन में सरवाइव करने में भी मदद करता है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? थोड़ा और समझते हैं। तो आप लोग गुडविल की डेफिनेशन को, मैं आप लोगों को ये पीडीएफ भेज दूंगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि गुडविल क्या है और गुडविल के क्या क्या
बेनिफिट्स हैं। ठीक है जी, एक पेज बिल्कुल छोड़ दीजिएगा और नेक्स्ट पेज से लिखना स्टार्ट करें। देखिए बच्चे, गुडविल दो तरह से होती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और एक होती है परचेज्ड गुडविल। हाँ जी, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज्ड गुडविल। मैं गुडविल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। सर, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? देखो, जिस रेपुटेशन को मैंने खुद बनाया है, अपनी मेहनत से बनाया है, अपना पसीना बहा के बनाया है, उस गुडविल को कहा जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इट इज क्रिएटेड बाय past efforts of the owner of business. It is created by past efforts of the owner of business. जो बिजनेस का ओनर है उसने पास्ट में बहुत एफर्ट्स किए हैं बेटा, बहुत मेहनत की है, और इसी एफर्ट की वजह से उसने इस गुडविल को क्रिएट किया है, तभी इसका नाम पड़ा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या पड़ा नाम इसका? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सर, परचेज गुडविल क्या होती है? इसमें आपकी कोई मेहनत नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया। समझ में आती है बात या नहीं? आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपने किसी दूसरे बंदे से उसका बिजनेस परचेज कर लिया। क्या कर लिया? बिजनेस परचेज कर लिया। एक ऐसा बिजनेस, हाँ जी, एक ऐसा बिजनेस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, समझ में आती है बात या नहीं आती? उसकी अपने आप में एक अच्छी गुडविल थी, लेकिन आपने उसका पूरा बिजनेस परचेज किया। लेकिन बिजनेस परचेज करने के साथ साथ उसने कहा, देखिए मैंने अपनी एक गुडविल मार्केट में क्रिएट की हुई है। समझ आती है बात ये नहीं? जिसकी वजह से फायदा मुझे फ्यूचर में होगा। आप मेरे बिजनेस के एसेट्स खरीद रहे हैं, लेकिन वो जो फ्यूचर के फायदे मैं कमाता अपनी एफर्ट्स की वजह से, अब वो आप कमाएंगे। फ्यूचर में जो मैं प्रॉफिट्स कमा था, अब वो आप कमाएंगे। मेरा बिजनेस आपका हो जाएगा ना, तो जो फ्यूचर के प्रॉफिट्स मैं कमाता, अब वो प्रॉफिट्स आप कमाएंगे। तो आपको सिर्फ मेरे बिजनेस के एसेट्स नहीं खरीदने, जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स मैं कमाता, अब वो जो प्रॉफिट्स आप कमाएंगे, तो आपको वो प्रॉफिट्स भी परचेज करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? वो प्रॉफिट्स भी परचेज करने पड़ेंगे जो मैं कमाता फ्यूचर में। और जब आप उसके वो फ्यूचर प्रॉफिट्स परचेज करते हैं, वही कहलाती है आपके परचेज गुडविल। आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है भाई? एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, उसी गुडविल को कहा जाता है परचेज गुडविल। एक बच्चे ने अभी मुझे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया, हुमैरा ने, कि बायजूस ने आकाश इंस्टीट्यूट को परचेज कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आकाश इंस्टीट्यूट की अपने आप में एक बहुत बड़ी, क्या नाम है, गुडविल नहीं थी? एक रेपुटेशन नहीं थी? बहुत बड़ी गुडविल। जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको नीट के एग्जाम्स देने होते हैं, मेजरली दूर दूर की जगह से आकर कहां पर कोचिंग लेते हैं? आकाश में। समझ में आई बात या नहीं? तो आकाश का एक बहुत अच्छा नाम था। लेकिन अगर कोई दूसरी एंटरप्राइज उसको परचेज करती है, तो क्या आकाश बस ये देगा कि भाई मेरी बिल्डिंग ये है, मेरे टेबल चेयर्स ये हैं, मेरे टीचर्स ये हैं, मेरे बोर्ड वगैरह, मेरे एसेट के पैसे मुझे दे दो, मैं चला जाता हूँ? बताओ मुझे, क्या वो सिर्फ अपने एसेट बेच के चला जाएगा? या वो कहेगा भाई एसेट तो इतने के हुए, लेकिन जो इसको बनाने में, इस इंस्टीट्यूट को बनाने में जो मैंने मेहनत की है, अब इस रेपुटेशन को बनाने में जो मेहनत की है, वो रेपुटेशन का पैसा भी आपको मुझे देना पड़ेगा। तो जो एंटिटी उसे बेच रही है, जो रेपुटेशन जो एंटिटी बेच रही है, उसके लिए तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। लेकिन जो एंटिटी उस रेपुटेशन को खरीद रही है,
उसके लिए वो परचेज गुडविल। समझ आती है बात या नहीं आती? तो आप परचेज Yes, गुडविल sir. कह सकते हैं excess amount paid, excess amount paid for the net assets of the business, excess amount paid for the net assets of the business. सर अगर आप किसी बिजनेस के एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन आप थोड़ा ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं, एक्सेस अमाउंट पे कर रहे हैं, तो वो एक्सेस अमाउंट क्यों पे कर रहे हैं आप? क्योंकि मैं उसके सिर्फ एसेट्स परचेज नहीं कर रहा, वो ज्यादा अमाउंट, वो एक्सेस अमाउंट में किसके लिए दे रहा हूं? गुडविल के लिए दे रहा हूं। तो वही एक्सेस अमाउंट मेरे लिए क्या कहलाता है? परचेज गुडविल कहलाता है। बताइए बच्चे, आपको मेरी बात क्लियर होती है? यस सर। Yes, sir. बेटा मैं आपको एक केस स्टडी करने के लिए देता हूं, आप लोगों का काम है ये। मैकडॉनल्ड्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यस सर। बेटा मैकडॉनल्ड्स को बनाने वाले दो भाई थे, मैकडॉनल्ड ब्रदर्स, लेकिन इस मैकडॉनल्ड का सीईओ या इस मैकडॉनल्ड का जो फाउंडर है, फाउंडर का नाम बोल रहा हूं, इस मैकडॉनल्ड का जो फाउंडर है, उस फाउंडर का नाम कोई और आता है, आप देखिएगा नेट पे सर्च करके। उस फाउंडर ने ये मैकडॉनल्ड नहीं बनाया था। बेसिकली उस फाउंडर का आइडिया था कि मैकडॉनल्ड को फ्रेंचाइजी बिजनेस के साथ क्या करना चाहिए? एक्सपैंड करना चाहिए। समझ आई बात? नहीं, जो मैकडॉनल्ड का आइडिया था मैकडॉनल्ड का, वो तो मैकडॉनल्ड ब्रदर्स का था, लेकिन जो उसको फ्रेंचाइज के थ्रू एक्सपेंड करने का काम था वो किसी और बंदे का। उस बंदे ने फ्रेंचाइजी के थ्रू मैकडॉनल्ड को एक्सपैंड किया, ठीक है, लेकिन मैकडॉनल्ड ब्रदर्स उसके काम से संतुष्ट नहीं हो रहे थे। वो देख रहे थे कि ये हर जगह पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैकडॉनल्ड का फाउंडर ये खुद हो, हम दोनों भाई नहीं। तो उस बंदे ने उन दोनों भाइयों पर केस डाल दिया और ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि दोनों भाइयों को वो बिजनेस उसको बेचना पड़ गया। समझ आई बात या नहीं? तो उसने लेकिन सिर्फ बिजनेस का पैसा नहीं दिया, किस चीज का पैसा दिया? गुडविल का भी पैसा दिया। समझ में आई बात? नहीं, नाम का पैसा दिया। उस बंदे को मैकडॉनल्ड नाम इतना ज्यादा पसंद था, वो कहता, उससे दोनों भाई पूछते एक दिन कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम चाहते तो इसका कोई और नाम रख सकते थे, और मतलब तुम चाहते तो सेम इसी तरीके का बिजनेस शुरू कर सकते थे, हमारे बिजनेस के साथ ही तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहने लगा मुझे तुम्हारा नाम बहुत पसंद है, मैकडॉनल्ड। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने कहा अमेरिका, जैसे अमेरिका बहुत अच्छा नाम है, ऐसे ही मैकडॉनल्ड मुझे बहुत पसंद था, तो इसलिए बस मैं तुम्हारा ही बिजनेस चाहता हूँ। तो ये एक रेपुटेशन होती है। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो आप एक केस स्टडी है, इसको एक बार जरा देखिएगा, बहुत अच्छी केस स्टडी है, ठीक है ना? चलिए, आप लोगों को समझ में आया होगा कि गुडविल दो तरह की होती है, एक होती है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज गुडविल। सेल्फ जेनरेटेड गुडविल बिजनेस के ओनर ने खुद क्रिएट की होती है अपने पास्ट एफर्ट्स की मदद से। परचेज गुडविल किसे कहा जाता है? कि अगर आप किसी भी बिजनेस के एसेट्स खरीद रहे हैं तो आपको उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप एक्सेस अमाउंट पे करते हैं, क्या पे करते हैं? एक्सेस अमाउंट पे करते हैं, तो उस एक्सेस अमाउंट को क्या कहा जाता है? परचेज। सर लेकिन आपने एक चीज लिखी है यहाँ पे, नेट एसेट्स। क्या लिखा है यहाँ पे? कि हम जो पेमेंट करते हैं वो नेट एसेट्स के लिए करते हैं। हम जो पेमेंट करते हैं किसके लिए करते हैं? नेट एसेट्स के लिए करते हैं। नेट वर्ड यहां पर आपने क्यों यूज किया? देखो, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं बच्चे, जब भी आप किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो बिजनेस परचेज करते वक्त उस बंदे के पास जरूरी नहीं कि सिर्फ एसेट्स ही मौजूद हो, उस बंदे की कुछ लाइबिलिटीज भी तो हो सकती हैं, उस बिजनेस की कुछ लाइबिलिटीज भी तो हो सकती हैं। बताइए हाँ या ना? अब आप जब उसका ये पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो उसके एसेट्स भी आपके और उसकी लाइबिलिटीज भी आपकी हो जाएंगी। उसके एसेट्स हैं 10 लाख रुपए के, लेकिन उसको 2 लाख रुपए की लाइबिलिटीज भी चुकानी है, तो अब आप उसको क्या 10 लाख रुपए दोगे बिजनेस परचेज करने के? आप कहोगे भाई तुम्हारा बिजनेस अगर मैं परचेज करूंगा तो तुम्हारी ये 2 लाख की लाइबिलिटी भी तो मुझे ही चुकानी पड़ेगी ना, तो मैं तुम्हें 10 लाख क्यों दूं? तुम्हारे बिजनेस की वैल्यू 10 लाख माइनस 2 लाख होनी चाहिए। कितनी? 8 लाख।
यानी मैं तुमको सिर्फ एसेट्स के लिए पे नहीं करूंगा, एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करूंगा फिर पे करूंगा। इसीलिए एसेट माइनस लाइबिलिटीज को क्या कहा जाता है? नेट एसेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेट एसेट्स कहा जाता है। नेट एसेट्स। समझ में आती है बात या नहीं आती? इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो जब भी आप नो नेट सर। एसेट्स के लिए पे करेंगे, अब देखिए इस बिजनेस के नेट एसेट्स हुए 8 लाख रुपए के, लेकिन फिर भी आप इसे दे रहे हैं 12 लाख रुपए, फिर भी आप इसे कितना दे रहे हैं? तो एक्सेस कितना अमाउंट पे कर रहे हैं आप? 4 लाख रुपए का एक्सेस अमाउंट पे कर रहे हैं। हाँ जी, ज्यादा 4 लाख ही तो पे कर रहे हो ना आप। तो एक्सेस अमाउंट अगर आप 4 लाख पे करते हो तो ये 4 लाख आप क्यों दे रहे हो? आप उसकी गुडविल के दे रहे हो। समझ आई बात या नहीं? उसको एक्स्ट्रा पे करने का रीजन क्या है? कि उस बंदे की कुछ ना कुछ गुडविल होगी, इस बिजनेस की कुछ ना कुछ गुडविल होगी। तो जो एक्सेस अमाउंट वी आर पेइंग, वही एक्सेस अमाउंट क्या कहलाता है? गुडविल अमाउंट कहलाता है, परचेज गुडविल कहलाता है। देखो बेटा, अब हम सेल्फ जेनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन सीखने जा रहे हैं। अगर कोई ऐसी गुडविल है जो आपने अपने एफर्ट्स के बेस पर, अपनी मेहनत के बेस पर अगर वो गुडविल, वो रेपुटेशन क्रिएट की है, और कोई चाहता है उस गुडविल की वैल्यू निकालना, उस गुडविल की क्या निकालना चाहता है भाई? वैल्यू निकालना चाहता है, उस गुडविल को वैल्यू करना चाहता है कि भाई जो आपने मेहनत करके, जो आपने अपने एफर्ट्स लगा के, जद्दोजहद करके जितना भी बिजनेस की रेपुटेशन बनाई है, बिजनेस से ये नाम कमाया है, हम उस गुडविल की वैल्यू करना चाहते हैं, उस गुडविल की वैल्यूएशन निकालना चाहते हैं। तो आप बताइए कि गुडविल की वैल्यूएशन निकालने को कैसा तरीका है, क्या तरीका है गुडविल की वैल्यूएशन करने का? तो हमने कहा देखिए जी, हमारे पास 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3 मेथड। एक मेथड को कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या कहते हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एक मेथड को कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। और एक मेथड को कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो, जैसे ही हम ये तीनों मेथड सीख लेंगे वैल्यूएशन के, आपका चैप्टर वहीं खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत मजेदार है। समझ में आती है बात? आपके एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। समझ आती है बात या नहीं आती? तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में 3 मेथड हमें सीखने हैं। अगर आप गुडविल की वैल्यू निकालना चाहते हैं, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आपके पास 3 मेथड्स अवेलेबल है। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक है कैपिटलाइजेशन मेथड। समझ में आती है बात या नहीं आती? सर, आप हमको इन तीनों का फॉर्मूला बताइए। मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन एक एक करके। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। किससे शुरुआत करते हैं भाई? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए बच्चे, अगर आप एवरेज प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करके गुडविल की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। समझ आती है बात या नहीं आती? फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। पहले आप ये फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर अब मैं इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि एवरेज प्रॉफिट क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर हमें गुडविल की वैल्यू क्यों मिलती है। सारी बातें समझाऊंगा मैं आपको। समझ आती है बात या नहीं आती? सबसे पहले मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूं, उस एग्जाम्पल को तरीके से समझेंगे। देखो बेटा, मिस्टर ए जो है ना, वो मिस्टर बी का बिजनेस खरीदना चाहते हैं। मिस्टर ए मिस्टर बी का बिजनेस खरीदना चाहते हैं। अब मिस्टर बी कह रहे हैं देखिए, मैंने इस बिजनेस को सेटअप करने में बहुत मेहनत की है, तो मैं जब आपको अपना ये बिजनेस बेचूंगा तो सिर्फ बिजनेस के पैसे नहीं लूंगा, अपनी गुडविल के पैसे भी लूंगा। अपनी
गुडविल के पैसे भी लूंगा। अच्छा, मिस्टर ए के लिए वो गुडविल बनेगी परचेज गुडविल, लेकिन मिस्टर बी के लिए वो क्या होगी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बताओ हाँ या ना? तो इस वक्त जो हम गुडविल निकाल रहे हैं वो किसके बेसिस पर निकाल रहे हैं? मिस्टर बी के बेसिस पर निकाल रहे हैं। किस पे निकाल रहे हैं? कि मिस्टर बी को अगर अपना बिजनेस बेचना है और गुडविल के पैसे लेने हैं, यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल के पैसे लेने हैं, तो उन्हें किस हिसाब से पैसे लेने चाहिए? मिस्टर बी कहते हैं देखिए बात सुनिए, आप मेरा बिजनेस मुझसे परचेज कर लेंगे और मुझसे मेरा बिजनेस परचेज करने के बाद आप उस बिजनेस से कमाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप अपनी मेहनत का नहीं कमाएंगे। सिर्फ जो नाम मैंने अपने बिजनेस से कमाया है, जो एफर्ट्स मैंने अपने बिजनेस के लिए की है, उस एफर्ट्स का फायदा आपको होगा, क्योंकि बिजनेस आप परचेज कर लेंगे मेरा। तो मुझे अपनी गुडविल के पैसे चाहिए। तो अब मिस्टर ए कहते हैं बताइए आपकी वजह से मुझे कितना फायदा होगा? आपकी वजह से मुझे कितना फायदा होगा? वो कहता है देखिए जी, अगर मैं अपना बिजनेस आपके हवाले कर दूं तो आप मुझे मेरे एसेट्स के पैसे देंगे, यानी सिर्फ मेरे एसेट्स खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? लेकिन आपको सिर्फ मेरे एसेट्स नहीं खरीदने, आपको मेरे फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स भी खरीदने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा भाई? फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स भी खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट के अंदर मेरी मेहनत इन्वॉल्व होगी। समझ आई बात या नहीं? अगर मैं कुछ ना भी करूं तो कई सालों तक बिना बैठे, मतलब बैठ के कमा सकता हूं, क्योंकि मैंने पास्ट में इतने एफर्ट्स किए। तो मेरी एफर्ट्स का, मेरे मेहनत का आपको फायदा होगा। तो आपको मेरे सिर्फ बिजनेस नहीं खरीदना, आपको मेरे प्रॉफिट्स भी खरीदने। समझ में आती है बात ये नहीं? तो मिस्टर ए कहते हैं बताइए कितने साल के प्रॉफिट्स खरीदने पड़ेंगे, आपकी मेहनत आपको कितने साल बैठकर खिला सकती है? तो वो कहता है देखिए जी, आपको मेरे 5 साल के प्रॉफिट्स खरीदने पड़ेंगे। कितने साल के? लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कितने साल के प्रॉफिट्स खरीदने पड़ेंगे? 5 सालों के प्रॉफिट खरीदने पड़ेंगे। वो कहते हैं ठीक है, हम आपके प्रॉफिट्स खरीद लेंगे 5 सालों के, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको हर साल प्रॉफिट होगा कितना? हम 5 साल के प्रॉफिट के पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको 5 सालों में हर साल प्रॉफिट होगा कितना? तो वो कहता है देखिए जी, फ्यूचर में क्या होगा वो तो फ्यूचर में ही पता लगेगा। तो उसका अंदाजा पास्ट के बेसिस पर लगाया जा सकता है। किसके बेसिस पर लगाया जा सकता है? देखते हैं पास्ट में मैं कितना कमा रहा था, ऑन एन एवरेज मैं पास्ट में कितना कमा रहा था, उस बेसिस पर डिसाइड हो जाएगा कि फ्यूचर में हर साल में ऑन एन एवरेज उतना ही कमाता। कितने सालों तक? 5 सालों तक। तो हमने पास्ट में जाके देखा तो पिछले साल 50,000 का प्रॉफिट कमाया, उससे पिछले साल 60,000 का प्रॉफिट कमाया, और उससे पिछले साल 40,000 का प्रॉफिट कमाया। यानी हमने कहा कि एक काम करते हैं, पिछले 3 सालों का एवरेज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पिछले 3 सालों का एवरेज ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने क्या कहा? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। हाँ जी, एक साल 60,000 कमाए, एक साल 50,000 कमाए, और एक साल 40,000 कमाए। तो ऑन एन एवरेज मैं हर साल कितना कमा रहा हूं? ये कितना होता है भाई? 1,10,000 और 50,000, ये हो गया 1,50,000। 1,50,000 को 3 से डिवाइड करोगे, ऑन एन एवरेज मैं हर साल कितना कमाता हूं? 50,000 कमाता हूं। तो भाई मेरी गुडविल कितनी होगी? गुडविल कितनी होगी? फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ऑन एन एवरेज में हर साल कितना कमाता हूं? 50,000। और ये एक साल का प्रॉफिट है मेरा, जो मैं फ्यूचर में भी कमाता। तो तुम्हें मेरे कितने सालों के प्रॉफिट्स खरीदने हैं? तो तुम्हें पूरा कितना पैसा देना पड़ेगा? मेरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल कितनी हो गई? अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। in the example number 1, assume the following situations.
assume the following situation। देखो जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, मैं उसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, बस उस एग्जाम्पल में थोड़े से चेंजेस करूंगा, बाकी सारी इंफॉर्मेशन वही रहेगी जो एग्जाम्पल 1 की थी, बस थोड़े बहुत चेंजेस मैं उसमें करूंगा। बाकी सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम है, बस मैंने प्रॉफिट्स को लिख दिया है और प्रॉफिट्स के साथ कुछ स्टेटमेंट्स लिख दिए। अच्छा एक बात बताइए, प्रॉफिट का इस्तेमाल आप कहां कर रहे थे? एवरेज प्रॉफिट निकालने। कहां कर रहे थे भाई? एवरेज प्रॉफिट निकालने, है ना। आपने क्या किया था? 60,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 डिवाइड बाई 3। ऑन एन एवरेज में कितना कमाता हूं? 50,000 कमाता हूं। कितने सालों तक कमा सकता हूं? 5 सालों तक कमा सकता हूं। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई थी? 2.5 लाख आ गई। अब मैंने कुछ चीजें लिख दी है, मैंने कुछ चीजें लिख दी है यहाँ पे। अब जो लिखा है उसको फिलहाल यहीं पर छोड़ते हैं, फॉर्मूले पर आते हैं। फॉर्मूला क्या है? आप मत लिखिएगा फॉर्मूला भी। फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब मेरा सवाल आपसे फिर दोबारा से कि ये एवरेज प्रॉफिट भले से होता पास्ट के डेटा पर आधारित है कि मैं पास्ट में ऑन एन एवरेज इतना कमा रहा था, लेकिन गुडविल के फॉर्मूले पे इसे इसलिए लिखा जाता है कि ये प्रॉफिट आप फ्यूचर में भी कमाएंगे, यही प्रॉफिट आप फ्यूचर में भी कमा सकते हैं। समझ आई बात? ये नहीं है, इसीलिए हम एवरेज प्रॉफिट को यहां लिखते हैं। लेकिन बच्चे बात सुनिए ध्यान से, मैं अब आपको आपका डेटा दिखाता हूं। ये कह रहे हैं कि आपने इस साल 60,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, लेकिन इस प्रॉफिट में 10,000 का प्रॉफिट ऐसा जुड़ा हुआ है जो आपने अर्न किया था प्लांट एंड मशीनरी को सेल करके। किसको करके? प्लांट एंड मशीनरी को सेल करके। अब मुझे बस एक बात बताओ, क्या आपका काम प्लांट एंड मशीनरी बेचने का होता है? नहीं, आप तो गुड्स खरीदते हैं, गुड्स बेचते हैं। आप अगर प्रॉफिट किसी शख्स का पता लगाना चाहते हैं तो वो इस बेसिस पर पता लगाना चाहेंगे कि वो अपने ऑर्डिनरी यानी नॉर्मल बिजनेस में कितना कमाता है। ये जो 60,000 का प्रॉफिट जिसने इसने इस साल कमाया, इसमें 10,000 का प्रॉफिट ऐसा था जो बस उसने उसी साल कमा लिया था। आने वाले सालों के अंदर ये प्रॉफिट इसको नहीं होने वाला। तो ये जो 10,000 रुपए इस प्रॉफिट में जुड़े हुए हैं, ये एक तरह का एबनॉर्मल प्रॉफिट है। क्या है? नॉर्मली ये प्रॉफिट नहीं होता, नॉर्मली ये प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन उस साल हो गया एबनॉर्मली। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो आप मुझे बताइए, जो आप एवरेज प्रॉफिट लेने के लिए 60,000 की वैल्यू ले रहे हैं, तो क्या ये 60,000 की वैल्यू लेना सही है? क्या ये 60,000 का प्रॉफिट आप ये कह सकते हैं कि मैं ये फ्यूचर में कमा सकता हूं? बस आप 50,000 का नो प्रॉफिट तो सर। फ्यूचर में कमा सकते हैं, लेकिन 10,000 तो एबनॉर्मली आपने कमा लिया ना। समझ आई बात ये नहीं? तो आप जो एवरेज प्रॉफिट को एक रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव एक गलत रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। ईयर 2 की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? ईयर 2 में आपको 20,000 रुपए का लॉस हुआ। क्या हुआ जी? क्यों हुआ वो लॉस? क्योंकि गोडाउन में आग लग गई थी। समझ आई बात? लेकिन क्या आपके गोडाउन में बस आग ही लगती रहती है क्या हर साल? बताइए मुझे। ये लॉस तो एबनॉर्मली हो गया उस साल, बार बार थोड़ी होगा भैया। समझ में आई बात या नहीं है? ये लॉस आपको एबनॉर्मली हो गया, बार बार थोड़ी होगा। अब आप इस 50,000 को एवरेज प्रॉफिट के अंदर रख कर क्या ये कहेंगे कि मैं फ्यूचर में ये कमाऊंगा? नहीं, आप इस साल 70,000 कमाते भाई, अगर नॉर्मली देखा जाए तो। और रिप्रेजेंटेटिव 50,000 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 70,000। तो एवरेज प्रॉफिट के फॉर्मूला में जब आप प्रॉफिट को 50,000 लिखने की सोचें, तो ये याद रखिएगा कि आप ये सोच रहे हैं कि ये प्रॉफिट मैं फ्यूचर में कमा सकता हूं, और जो प्रॉफिट आप फ्यूचर में कमा सकते हैं उसमें ये लॉस दोबारा आपको नहीं होने वाला। समझ आती बात? दिस इज एन एबनॉर्मल गेन। क्या है? सॉरी, दिस इज एन एबनॉर्मल लॉस। ऐसे ही यहां पर तीसरे साल आपको 20,000 रुपए का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि आपने अपने किसी एम्प्लॉय को कंपनसेशन पे कर दी। क्यों? क्योंकि उसको इंजरी हो गई थी। मतलब उसको, जैसे तुम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, अब आपका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, अब आप बताओ क्या करोगे उसके अंदर? कंपनी को कुछ ना कुछ तो कंपनसेट करना पड़ेगा ना आपको। समझ आई बात या नहीं? तो इसी तरीके की कंपनसेशन दी गई, आपको मदद दी गई, मतलब आपने अपने एम्प्लॉय को दी, तो उसकी वजह से 20,000 का लॉस हो गया।
लेकिन ऐसा थोड़ी है बस एम्प्लॉय आता है फैक्ट्री के अंदर और आते टूटना फूटना शुरू हो जाता है हर बार। ये नॉर्मल थोड़ी है, ये तो एबनॉर्मल है। तो फिर आप कहो कि नहीं जी मैं 40,000 को एक रिप्रेजेंटेटिव बनाऊंगा अपना। हाँ जी, बताइए आप 40,000 को रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे 60,000 को बनाएंगे? तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले मेरे बच्चों, ये जो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको ये 3 प्रॉफिट्स को पहले क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पास्ट में जाकर प्रॉफिट चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है जो पास्ट में प्रॉफिट कमाए हैं उनको फ्यूचर के लिए यूज करना है। तो फ्यूचर में पास्ट के प्रॉफिट में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये प्रॉफिट हम फ्यूचर में कमा सकते हैं, और जो पास्ट में अननेसेसरी हो गया वो फ्यूचर में दोबारा नहीं होने वाला। तो एवरेज प्रॉफिट को थोड़ा सही बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं अपने पास छोटी सी। हाँ जी, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। इस साल 60,000, इस साल 50,000, इस साल 40,000। ठीक है। हाँ जी, देखिए ईयर 1 में 10,000 का प्रॉफिट अननेसेसरी कमा लिया, लेकिन फ्यूचर में आप ये प्रॉफिट, तो इसे माइनस करिए। ये एक तरह का क्या है, एबनॉर्मल गेन। क्या है, तो एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दिया हमने। अब सही प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट मैं फ्यूचर में कमा सकता हूं। समझ आती है बात, ये नहीं आती? हाँ जी, 20,000 का गोडाउन में आग लगने की वजह से लॉस हो गया, तो भाई बार बार थोड़ी होगा ये। तो 50,000 का प्रॉफिट सही प्रॉफिट नहीं है, इसमें 20,000 रुपए ऐड कीजिए। ये जो 70,000 रुपए हैं ये प्रॉफिट आप फ्यूचर में कमा सकते हो, इसे एवरेज के लिए यूज कीजिएगा। ये है एबनॉर्मल लॉस। ऐसे ही आपको 20,000 रुपए का लॉस यहां पर हो गया इंप्लॉय की इंजरी की वजह से, तो 20,000 रुपए यहां पर ऐड कर दिया आपने एबनॉर्मल लॉस की वजह से। तो आप ऑन एन एवरेज ये कमा सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? अब इनका एवरेज लीजिए, अब इनका एवरेज लीजिए। समझ आती है बात नहीं? 50,000, 70,000 और 60,000, इनका एवरेज लीजिए। हाँ जी, 1,20,000, 1,80,000। 1,80,000 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है भाई? 60,000। कितना होता है बेटा? 60,000। 60,000। ये हुआ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल। हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। साठ हजार इंटू में कितना था भाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारा? 5 साल। सर 5 साल। तो ये हो गया हमारा 3 लाख। ये गुडविल की बात है। एक और मेथड सीखते हैं जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर आप तो कह रहे थे एवरेज प्रॉफिट मेथड के बाद जो आएगा वो आएगा सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये बीच में नया मेथड क्या था आगे? बेटा ये एवरेज प्रॉफिट मेथड ही है, बस एवरेज प्रॉफिट मेथड को थोड़ा और ज्यादा एडवांस किया गया है और ज्यादा लॉजिकल बनाया गया है। किसके थ्रू? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के। अब पहले मैं आप लोगों को इस मेथड को कराऊं उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसका मुझे जवाब दीजिएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट है 8th क्लास में, उसके मार्क्स थे 45%। 9th क्लास में उसके मार्क्स थे 48%। 10th क्लास में उसके मार्क्स चले जाते हैं 62%। 11th क्लास में उसकी यही परसेंटेज होती है 65%। 12th क्लास में ही गॉट 82%। बीकॉम में ही गॉट 87%। और भाई सीए वगैरह भी उसने निपटा लिया, ऑलमोस्ट फाइनल में ही आ गया। समझ में आई बात ही नहीं? यहाँ पर भी उसकी जो परसेंटेज है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाला स्टूडेंट है, मतलब जो भी अटेम्प्ट आए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया, कहीं फेलियर नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, आप इस बंदे को जज इसकी रीसेंट परफॉर्मेंस के बेस पर करेंगे या फिर इसके 8th क्लास के परसेंटेज के बेसिस पर करेंगे? हाँ जी, सर रीसेंट परफॉर्मेंस है। अब मैं आपसे
मैं आपसे पूछूं कि भाई ये स्टूडेंट कैसा है पढ़ने में, आप बड़ा गंदा, 8वीं में 45% है, 9वीं में 48% है, बहुत बेकार स्टूडेंट है और बिलो एवरेज है भाई। अब आप मुझे बताओ क्या ये मयार सही है देखने, या फिर कह दो चलो एक काम करते हैं सबको एवरेज कर लेते हैं, सबका क्या कर लेते हैं, गलत होगा। जो रिसेंटली वो काम कर रहा है उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलनी चाहिए इन कंपैरिजन विद पास्ट। समझ आई बात ये? आप इनको इंपॉर्टेंस ज्यादा दो, आप एवरेज लेना चाहते हो ना, तो एवरेज के अंदर इनको इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलनी चाहिए। अगर आप इनको भी सेम इंपॉर्टेंस दे दोगे और इनको भी सेम इंपॉर्टेंस दे दोगे तो बंदे की जो इमेज है वो गलत साबित होगी। समझ में आती है बात या नहीं आती? दिस इज नॉट द परफेक्ट क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेटिंग एन एवरेज। अब यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप एक कंपनी के, एक पार्टनरशिप फर्म के, एक पार्टनरशिप फर्म का एवरेज प्रॉफिट निकालना चाहते हो। क्या निकालना चाहते हो? एवरेज प्रॉफिट। क्यों निकालना चाहते हो एवरेज प्रॉफिट? उसी के बेस पर डिसाइड होगा कि फ्यूचर में वो कितना कमाएगा। मान लीजिए 2020 में उसने प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपए का, 2019 में उसने प्रॉफिट कमाया था 90,000 रुपए का, 2018 में उसने प्रॉफिट कमाया था 85,000 रुपीज का, और 2017 में उसने प्रॉफिट कमाया था 30,000 रुपए का। 2016 में बिल्कुल शुरुआत जब हुई थी फर्म की, उसने प्रॉफिट कमाया था 30,000 रुपए। भाई आप मुझे बताओ, अब जब ये अपना बिजनेस बेचने जाएगा, आप इसकी गुडविल निकालने के लिए एवरेज लोगे, तो बताओ इन दोनों सालों को आप सेम इंपॉर्टेंस दोगे इनके मुकाबले? भाई ये तो बिजनेस की शुरुआत थी, जाहिर सी बात है प्रॉफिट का कम होना लाजमी था। अब आप हाल फिलहाल में देखो ना, बिजनेस अच्छा कमा रहा है भाई। अगर आप उसकी गुडविल निकालना चाहते हो तो रीसेंट प्रॉफिट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। रीसेंट प्रॉफिट को क्या दीजिए? ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। अगर आप सबको सेम इंपॉर्टेंस दे देंगे तो एवरेज गलत आएगा। समझ आती है बात या नहीं आती? तो सर हम रीसेंट प्रॉफिट को ज्यादा इंपॉर्टेंस कैसे दें और वो पुराने प्रॉफिट्स हैं उनको इंपॉर्टेंस कम कैसे दें? तो उसके लिए एक तरीका मैं आपको बताता हूं, अभी कुछ नोट मत कीजिएगा। एग्जाम्पल, प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस 3 years, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स। 2020 में प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का, 2019 में, नया भी नहीं कर, 2019 में प्रॉफिट्स हैं 80,000 रुपए के, 2018 में प्रॉफिट्स हैं 70,000 रुपए का। ठीक है जी। अब सर मुझे इसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी है, इसको उससे कम देनी है और इसको उससे, तो एक काम कीजिए, इन सभी प्रॉफिट्स को वेट दे दीजिए। क्या दे दीजिए? वेट। ये प्रॉफिट्स, इनको क्या दे दीजिए? वेट दे दीजिए। इसको सबसे ज्यादा, इसको सबसे कम, इसको दे दीजिए 1, इसको उससे ज्यादा 2, इसको उससे ज्यादा 3। समझ आई बात या नहीं? और इन वेट्स से इन प्रॉफिट को डिवाइड करो, इन वेट से इन प्रॉफिट को क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी। तो जैसे ही आप इन वेट्स से इन प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वेटेड प्रॉफिट। क्या आएगा? 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 लाख, 80,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया? 1,60,000। 70 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 70। और अब इन सबको जोड़ दीजिए, 3 लाख, 1,60,000, 4,60,000 और इसे जोड़ लिया 5,30,000। कितना आ गया भाई? अच्छा, अगर आप गुडविल निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, तो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। लेकिन यहां गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इनटू में, यही फॉर्मूला होगा। लेकिन सर पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना। क्या निकालना पड़ेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जब तक वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं है तो कैसे काम बनेगा? तो मैंने क्या अभी ठीक करके देता हूं। आप मुझे बताइए, जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालते थे तो इन सबको जोड़ते थे और किससे डिवाइड कर देते थे? 3 से।
अब मैं इन सबको नहीं जोड़ूंगा, मैं इन सबको जोड़ूंगा। कितना हो गया? 5,30,000। कितना हो गया? और किससे डिवाइड करूंगा? इनके टोटल से। किसके टोटल से? वेट्स के टोटल से। किसके टोटल से? वेट्स के टोटल। और जैसे ही वेट्स के टोटल, अब मैं 3 से डिवाइड नहीं कर रहा, देख लो, मैं ये नहीं देख रहा कि ये 1 2 3, ये टोटल 3 होगा तो 3 से डिवाइड कर दिया। मैंने किससे डिवाइड किया? वेट से डिवाइड किया। और वेट से जैसे ही डिवाइड करूंगा, जो भी आंसर आएगा वो कहलाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या आएगा आंसर? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। किससे मल्टीप्लाई करूंगा भाई? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। समझ में आती है बात या नहीं आती? सर आप हमको 2 बातें बता दीजिए। आपने इनको इंपॉर्टेंस दी, इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, इसको 3 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 1 दे दिया। यानी ये जो वेट्स हैं ये हमें क्वेश्चन में खुद से देने या क्वेश्चन में हमें गिवन होंगे? क्वेश्चन में ये आपको गिवन होंगे। जो सबसे रीसेंट प्रॉफिट होगा उसका वेट सबसे ज्यादा होगा, जो उससे पहले का प्रॉफिट होगा उससे थोड़ा कम, और उससे थोड़ा कम। चलिए सर, हमने वेट से मल्टीप्लाई कर कर इनको बड़ा कर दिया थोड़ा सा, लेकिन बस इतना बता दीजिए कि आपने 5,30,000 को 3 से क्यों डिवाइड नहीं किया, आपने 6 से क्यों डिवाइड किया? है ना, आपने वेट से क्यों डिवाइड किया, 3 से क्यों डिवाइड नहीं किया? तो मैं आपसे एक चीज कहूंगा बच्चे, मैंने आप लोगों को कोई नई चीज नहीं सिखाई, ये वही चीज है जो आप फॉलो करते हैं। बताऊं क्या? आपने अभी एक क्वेश्चन करा था एवरेज प्रॉफिट का, एक में प्रॉफिट था 60,000, एक में प्रॉफिट था 40,000, और एक में प्रॉफिट था 50,000। और आपने इन सबको जोड़कर किससे डिवाइड किया था? 3 से। बताऊं आपने 3 से क्यों डिवाइड किया था उसे? क्योंकि आपने तीनों को सेम इंपॉर्टेंस दी थी। क्या दी थी? तीनों को सेम इंपॉर्टेंस दी थी, यानी आपने तीनों को सेम वेट दिया था। बताऊं क्या? 1 1 1, तीनों को सेम वेट दिया था आपने। कितना? 1 1 1। और ये इसी वेट से मल्टीप्लाई होकर 60,000 आया था, और इसी वेट से मल्टीप्लाई होकर 40,000 आया था, और इसी वेट से मल्टीप्लाई होकर क्या आया था? 50,000। और इन सबको जोड़ने के बाद 1.5 लाख आया था, और इसी 1.5 लाख को आपने इसी टोटल वेट से डिवाइड किया था। किससे? 3 से। आप ये पहले से ही कर रहे हैं। समझ में आई बात या नहीं है? आप ये पहले से ही कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? बताइए मुझे। लेकिन बस आपने पहले उसको ध्यान नहीं दिया। इस बार हमने इंपॉर्टेंस बढ़ा दी, इसको इंपॉर्टेंस ज्यादा, इसको उससे कम, इसको उससे कम, और उसी इंपॉर्टेंस से हमने मल्टीप्लाई करा, और उसी इंपॉर्टेंस के टोटल से हमने डिवाइड करा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपने फॉर्मूला वही यूज किया जो आप एवरेज प्रॉफिट मेथड में कर रहे थे, बस वहां पर वेट सबका 1 था, इसलिए आपको वो लग नहीं रहा था कि आप कुछ करके डिवाइड कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? तो मेरा बेटा, ये जो वेट डिटरमाइन होते हैं इनको डिटरमाइन करते हैं वैल्यूअर। मैं आपको बता दूं कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, या आप कोई भी सर्टिफाइड कोर्स कर लीजिए कॉमर्स के अंदर, आप वैल्यूअर नहीं बन सकते कभी भी। वैल्यूअर बनते हैं वो लोग जो लोग एक्चुरियल कोर्सेज करते हैं। कौन करते हैं? एक्चुरियल कोर्सेज। समझ आई बात या नहीं? यानी ये जितना भी वैल्यूएशन का काम होता है ना, ये हम लोगों का नहीं होता। तो ये जितनी भी वेट्स का देना, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का लेना, ये सारे एक्चुरियल साइंसेस के लोगों का काम होता है। वो लोग डिटरमाइन करते हैं कि हाँ जी, किस प्रॉफिट को कितना वेट देना चाहिए, क्या नंबर ऑफ ईयर्स परचेज लेने चाहिए। समझ आई बात ये नहीं? क्योंकि उनको वैल्यूएशन निकालने की टेक्निक्स मालूम होती है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मेथड। हमको तो सिर्फ फॉर्मूला मालूम, वो वैल्यू कहां से आई, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 5 क्यों है मैं नहीं जानता, क्यों है, किस बेसिस पर आए मैं नहीं जानता। सबसे ज्यादा, सबसे पहले प्रॉफिट को सबसे ज्यादा वेट मिलेगा ये तो मुझे मालूम है, लेकिन कितना वेट मिलेगा ये मुझे नहीं मालूम। ये एक्चुअल साइंस वाले का काम। लेकिन आपको क्वेश्चन में जब वो चीजें लिख के दे दे कि देखो जी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इतने, तो आप चुपचाप मल्टीप्लाई कीजिए। आपको वेट्स दे दे तो आप वेट्स लिखिए। ये वेट्स क्यों आए, कैसे आए, ये हमारा एस्पेक्ट नहीं। लेकिन हमें मतलब तो पता होना चाहिए ना कि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ये लॉजिक तो क्लियर होना चाहिए हमें। हाँ जी, बात समझे कि नहीं समझे बच्चे? बताइए फटाफट से मुझे, आप लोगों को वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब समझ आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन दिस? No, No, sir. sir. भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैंने आपको क्या सिखाया कि आप सभी प्रॉफिट को टोटल करेंगे, डिवाइड करेंगे जितने भी सालों का वो है, उससे आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट।
उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो आपको क्या मिल जाएगी, गुडविल की वैल्यू। लेकिन सर मुझे एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज नहीं करना, किसका यूज करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। तो भाई जितने भी एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं ना, उसको पहले वेट से मल्टीप्लाई कीजिए। किससे मल्टीप्लाई कीजिए, वेट से मल्टीप्लाई कीजिए, और सारे टोटल वेट से क्या करिए, उसे डिवाइड कीजिए, ताकि आपको क्या मिल सके, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और जैसे ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल जाए, किससे मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज। समझ आई बात है? एनी प्रॉब्लम इन दिस, बताइए मुझे। चलिए सर वेट्स तो गिवन होंगे ना? हाँ, क्वेश्चन में वेट्स गिवन होंगे बेटा, डेफिनेटली गिवन होंगे। चलिए इंपॉर्टेंट नोट्स, पहले फॉर्मूला लिखवा दूं आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, लिख लीजिए। यस सर। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं हम, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट multiplied by number of years purchase, multiplied by number of years purchase। weighted average profit multiplied by number of years purchase। सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप निकालेंगे समेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट। हाँ जी, समेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट और समेशन ऑफ वेट। सर समेशन ऑफ वेटेड, समेशन समझते हैं ना, बहुत सारी चीजों को जब आप सम कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ये सिग्मा नहीं होता बेटा, कभी आप इसे सिग्मा सिग्मा करके यूज करते नहीं, कम में करें। समेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट। अब इधर देखें आप, मैंने क्या किया, मैंने प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई किया, तो इंडिविजुअली क्या आ गया, वेटेड प्रॉफिट। लेकिन मैंने सारे वेटेड प्रॉफिट को जोड़ दिया, दैट इज समेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट, आया ना। फिर मैंने किससे डिवाइड किया, जितने भी वेट्स थे उनके टोटल थे, यानी समेशन ऑफ वेट, ताकि मुझे क्या मिल सके, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल सके। जैसे ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल गया, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हाँ जी, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। चलिए लिखें इंपॉर्टेंट नोट्स, important notes। First one, calculate correct representative profits। भाई सबसे पहले तो प्रॉफिट को सही करो ना, बताओ मुझे, हाँ या ना। सबसे पहले तो प्रॉफिट को सही करो, अगर प्रॉफिट ही सही नहीं है तो सही रिप्रेजेंटेटिव कैसे बन सकता है, समझे कि नहीं समझे? मतलब पहले अपने प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट करो बाय एडजस्टिंग एबनॉर्मल गेन और लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस। अगर कोई एबनॉर्मल गेन है तो उसे हटा दो, और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उसे जोड़ दो, सही प्रॉफिट बनाओ। समझ आई बात या नहीं? दूसरा काम, मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव वेट्स। जैसी प्रॉफिट सही हो गया, अब उसे किससे मल्टीप्लाई कर दो, उनके वेट से मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास क्या आ जाएंगे भाई, वेटेड प्रॉफिट्स आ जाएंगे।
समझ में आती है बात या नहीं है? फिर उसके बाद कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, फिर उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालो, है ना। प्रॉफिट सही कर लिए, सही प्रॉफिट्स को वेट से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसके बाद क्या कर दिया भाई, उनसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया, अभी बताया मैंने आपको। फिर लास्ट काम क्या होगा, कैलकुलेट गुडविल, उसके बाद गुडविल निकाल लो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया ना, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई, वन ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो तो गुडविल आ जाएगा। ये नोट्स मैंने किसके लिए लिखवाए हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में। लेकिन अगर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट है यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड है, तो आपको वेट से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालना, आपको बस प्रॉफिट को सही करना है, उससे एवरेज प्रॉफिट निकालना है और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल देना। इससे ज्यादा काम हमें नहीं करना। बताइए आपको मेरी बात क्लियर होती है नहीं होती? यस सर। ठीक है भाई। देखो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, और आपको यह भी बता दूंगा कि एमसीक्यूज के साथ आपको कैसे डील करना है।